एक विधवा महिला अपने 3 साल के बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन के एक जगह पर बैठी हुई थी और वहां पर वह बारिश से तो बची हुई थी, लेकिन तभी उसका बच्चा भूख की वजह से रोने लगता और कहता है कि मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खिला दो। लेकिन तभी यहाँ पर जो माँ होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं, बारिश बंद होने दो, उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ तुम्हें खिला दूंगी। ऐसा कहकर माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वहीं पर एक फौजी होता है जिसका नाम पवन होता है और वह अपनी छुट्टी के लिए गांव जा रहा था। लेकिन जैसे ही अब ये देखता है कि यहाँ पर एक बेटा रो रहा है, भूख से तड़प रहा है, क्योंकि सारी बातें उसे सुन गई थी और बारिश की वजह से वो वहीं पर खड़ा हुआ था और माँ के पास शायद पैसे नहीं है, तो उसके बाद उसे बहुत तरस आता है। और जब वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, बच्चे को भूख लगी है तो मैं कुछ लाकर दे देता हूँ, तो पहले तो वो महिला मना करती है, लेकिन उसके बाद जब वह ले आता है तो उसे खिला तो देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन थी वह महिला और क्या होता है इस कहानी में, से आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन की ये बात होती है, जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये कहानी स्टार्ट यहाँ से नहीं होती है। ये कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली के सरोजनी नगर से। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक लड़की, जिस लड़की का नाम होता है सीमा, उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद वह अपने पति सुनील के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। उसके पति के पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी, साथ में उसका जो बड़ा भाई था उसके पति का, वह भी था, उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसके भी बच्चे थे। जो सुनील था वह सीमा से शादी का प्यार करके शादी करके लेकर आया था और इसी वजह से जो घर वाले होते हैं वह उससे नाराज रहा करते थे, खफा रहा करते थे। यहाँ पर जो सीमा के घर वाले हैं वो लोग भी उससे नाराज रहने लगे थे, क्योंकि उसने भागकर शादी की थी और इसी वजह से जो सीमा है वह सुनील की थी और जो सुनील था वो सीमा का था। यहाँ पर उन दोनों की ज़िंदगी आराम से व्यतीत होने लगती है। घर वालों से वो अलग रहने लगा था, लेकिन अभी तक ज़मीन जायदाद को किसी ने नाम नहीं करवाया था और शायद उनकी शादी भी केवल एक मंदिर के अंदर हुई थी और उसको घर वाले लीगल नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर भी बेटा तो अपने माता पिता से जिद कर लेता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब उनको एक बच्चा भी हो जाता है और बच्चा जब लगभग 2.5 साल का हो गया था, तो उसी दौरान जो लड़का होता है सुनील, वह एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद सीमा और वो बच्चा उस घर के अंदर अकेले रह जाते हैं। यहाँ पर जो सीमा होती है वो अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और कुछ दिनों तक शोक सभा का आयोजन भी करती है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जब शोक सभा कंप्लीट हो जाती है तो लगभग 1-1.5 महीने बाद ही जो सीमा के सास ससुर आते हैं और जेठ जेठानी होते हैं, वो लोग आते हैं और आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अब तेरा पति तो चला गया और तू भी चली जाए यहाँ से। तो वो कहने लगती है कि वो मेरा पति है और ये उनका बच्चा है, तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे माता पिता तो मुझसे पहले ही नाराज रहा करते हैं। तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि ये बच्चा उसी का है और तू इसकी जो है उसकी पत्नी थी, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब ये सबूत तो कोई भी नहीं था, क्योंकि पति के पास वो सबूत थे जो कुछ भी थोड़े बहुत उन्होंने बनाए थे और वो फोटो भी शायद जब बच्चा हो गया था तो वो डिलीट हो गए थे जब उन्होंने शादी की थी। अब इस बात को सुनकर सीमा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं तो यहीं पर रहूंगी। लेकिन वो लोग उसे इतना परेशान करते हैं कि वो मजबूर हो जाती है अपने बच्चे के साथ उस घर को छोड़ने पर। मनुष्य कहकर उसे ताना मारा करते और कहा करते लोगों के सामने चिल्ला चिल्लाकर कि हमारे बेटे को खा गई। और ये सारे दर्द कुछ ऐसे होते हैं कि जिन दर्दों को वो सहन नहीं कर पाती है और एक दिन अपना घर छोड़कर वहां से निकल आती है। सोचती है कि कहीं पर कैसा भी काम मिल जाएगा, उस काम को कर लूंगी, लेकिन इस तरह से जिंदगी तो नहीं जी सकती। उसके बाद उसके पति की कुछ सेविंग थी, उस सेविंग से वो एक किराए का कमरा लेती है और वहाँ पर अपने बच्चे के साथ रहने तो लगती है, लेकिन साथ में वो अपने लिए काम भी ढूंढती है और उसे घरों में काम मिल भी जाता है। लेकिन सीमा की जो खूबसूरती थी वही उसकी दुश्मन बन जाती है और सीमा को जो भी देखा करता, यानी कि जिसके घर में वो काम किया करती, तो वहाँ के लोग उस पर गलत निगाह रखा करते। सीमा को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से जो सीमा होती है जगह जगह से काम बदलती रहती है और कहीं भी उसे ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पर कोई उस पर गलत निगाह ना रखे। अब ये बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और तभी उसकी एक
फ्रेंड होती है जिसका नाम मीना होता है। और जो मीना होती है उसकी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है और उसे पता है कि इन दोनों ने प्यार करके शादी की थी और कॉलेज में इन दोनों का प्यार हुआ था। दरअसल जो सीमा थी वो एक गांव की रहने वाली थी, कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थे और उसके बाद इससे उसे प्यार हो जाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन जब पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वह दर दर की ठोकरें खाने लगती है और ये सारी बातें उसकी उस फ्रेंड मीना को पता थी। वह उसके पास फोन करती और कहती है कि यार क्या करूं, कोई ठिकाना नहीं है और पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं, अब कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उसी समय जो उसकी फ्रेंड मीना होती है उसका जो पति था वह भी सीमा को अच्छी तरह से जाना करता था और इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अगर वो इतनी परेशान है तो उसे यहीं पर बुला लो। अब ये बात जब उसकी दोस्त उससे कहती है सीमा की, तो सीमा एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि सच में तू मुझे अपने पास रख लेगी। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे जीजाजी बोल रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो भी खुश हो जाती है और अगले ही दिन जो कुछ भी पैसे उसके पास थे उन पैसों को लेकर सीधा वहां से अपनी फ्रेंड के घर पर पहुंच जाती है। जो एड्रेस उसने बताया था उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद यहाँ पर वह उसके घर में अच्छी तरह से रहने तो लगती है, लेकिन जब कुछ ही दिन रहती है तो कुछ ही दिनों में उसे समझ आ जाता है कि जो उसकी फ्रेंड का पति है वो भी उस पर गलत निगाह रखने के इरादे से ही उसे यहाँ पर बुलाया है और इसी वजह से वह अब वहाँ पर भी महफूज अपने आप को महसूस नहीं करती, क्योंकि कई बार उसने ऐसे इशारे कर दिए थे। लेकिन वह मजबूर थी और इसी वजह से वहाँ पर रहने लगती है। बट हद तो एक दिन तब बीत जाती है जब उसकी जो सहेली थी वह तो किसी पार्टी में गई हुई थी और यहाँ पर घर के अंदर वह और उसका जीजा अकेला था। तभी जो जीजा होता है उसे पता था शायद और इसी वजह से वह शराब पी कर आता है। जब वह शराब पी कर आता है तो आने के बाद उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो सीमा होती है वो जैसे तैसे अपने आप को एक कमरे में बंद करती है अपने बच्चे के साथ और वहां पर अपने आप की इज्जत बचा लेती है। अब जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है उसकी सहेली भी आ जाती है। तो उसके बाद जो सीमा होती है वह चुपचाप घर छोड़ देती है, उसकी सहेली को नहीं बता दी कि उसके साथ उसके पति ने ऐसा किया है। वो कहती है कि मुझे कहीं काम मिल गया है और मैं वहां पर जा रही हूं। इस बात को सुनकर सहेली भी खुश होती है मीनू और कहती है कि कोई बात नहीं, आप चली जाओ, कोई भी परेशानी नहीं है और जिंदगी में कभी भी दिक्कत आए तो बेशक से आ जाना, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। अब ये बात जब वो कहती है तो हस्बैंड भी वहीं पर खड़ा था और जो लड़की होती है, महिला होती है सीमा, वह भी वहीं पर खड़ी थी। हस्बैंड उसकी तरफ देखता तो है लेकिन आंखें नहीं मिला पाता है और क्योंकि उसने उसे अपने से हाथ नहीं लगाने दिया था और इसी वजह से वह उसकी तरफ घूरती हुई चली जाती है। यहाँ से वह तो अपने बच्चे को लेकर चली तो गई थी, लेकिन अब उसके बाद कोई उसके पास ऐसा सहारा नहीं था जिस सहारे से वो अपने जीवन को जी सके। जो कुछ भी पैसे थे वो अब तक खत्म हो चुके थे। वो तो अपनी सहेली के रहमो करम पर यहाँ पर जीवित थी। उसकी सहेली खाना बनाया करती, उसी को खा लिया करते माँ बेटा, और जो कुछ छोटी मोटी जरूरत हुआ करती तो सहेली ही उसे पैसे दे दिया करती। जब यहाँ से वह जाने लगती है तो उसी दौरान उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल आते हैं। कई बार तो सोचती है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ, लेकिन फिर सोचती है कि इस बच्चे का क्या कसूर है। ऐसा सोचते हुए वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़ने के बाद वहां से सीधा वहां पर पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर और ये शाम का समय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ जाए, क्योंकि उसने अपने माता पिता से भी कांटेक्ट करके देख लिया था। वह वहाँ से लौटते वक्त एक बार अपने माँ बाप के घर भी गई थी अपने बच्चे को लेकर, लेकिन माँ बाप ने उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं किया और उसे वहाँ से भगा दिया। अब जो लड़की थी वह भूखी थी, लेकिन साथ में जो बच्चा था वह और भी ज़्यादा भूखा था और बच्चों को ज़्यादा भूख लगा करती है। तो जो बच्चा होता है वो बार बार अपनी माँ से खाने के लिए कहता है और माँ कोई ना कोई बहाना लगाकर अपने बेटे को चुप तो करा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि बेटा भूखा है और मैं उसे खाना नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर माँ परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी वो करे तो क्या करे, क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी वजह से वह तुगलकाबाद के रेलवे स्टेशन पर बैठकर कई बार ये सोचती है कि बच्चे को गोद में लेकर किसी चलती हुई ट्रेन के सामने छलांग लगा देती हूँ, लेकिन फिर उसे बच्चे का ख्याल आ जाता है और वह इन बातों को अपने दिमाग से निकाल तो देती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी अचानक से जोर जोर से बारिश होने लगती है और जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ पर बच्चा बार बार जिद करने लगता है और आंखों में आंसू ले आता है, रोने लगता है फूट फूट कर। कहता है कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब तो कुछ ना कुछ खिला ही दो। अब जब बेटा बार बार कहता है तो माँ अपने बच्चे को बहका तो रही थी, लेकिन उसे भी पता था कि उसके पास पैसे नहीं है और बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है। वो कहती है बेटा अभी बारिश बंद होने दे, उसके बाद तुझे ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सारा कुछ वाक्य जो कुछ भी हो रहा था, एक फौजी जो कि छुट्टियों बताने के लिए अपने गाँव जा रहा था वह वहीं पर खड़ा हुआ सुन रहा था, क्योंकि जैसे ही बारिश आई थी
थी तो वह कहीं से आया था और आने के बाद यहीं पर इसी जगह पर खड़ा हो गया था जहां पर ये माँ बेटे खड़े हुए थे। अब जैसे वो ये बात सुनता है तो उसके बाद उस महिला की तरफ देखता है जो कि वैसे तो बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन उसके पास अपने बच्चे को खिलाने तक के पैसे नहीं है। ये बात उसे परेशान करती है और उसके बाद वह सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर उसे लगता है कि शायद सच में ही माँ मजबूर है और इसी वजह से वह उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, बच्चे को भूख लगी है क्या? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ बच्चे को भूख लगी है, कोई बात नहीं, मैं इसे बारिश बंद होने के बाद खिला दूंगी। लेकिन तभी इस बात को कहते हुए उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं उनको वो देख लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ बच्चे को, बच्चा भी आपका बड़ा ही क्यूट है। अब इस बात को सुनने के बाद जो विधवा महिला है वो मना करने लगती है। सीमा कहने लगती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने आप खिला दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो फौजी है वो कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ, मेरी तरफ से खा लेगा तो कोई बुराई तो नहीं है। ऐसा कहकर वह बारिश में ही बाहर जाता है और वहीं पर साइड में एक ब्रेड पकौड़े की छोटी सी दुकान लगी हुई थी और बारिश के अंदर भी उसने कुछ ब्रेड पकौड़े बनाकर रख रखे थे। वहां से वो 4 ब्रेड पकौड़े पैक करवा कर लेकर आता है और उसके बाद उसे उस बच्चे के सामने कर देता है। बच्चे खाना को देखकर जो लड़का होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और मम्मी की तरफ देखने लगता है। मम्मी भी आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है कि खा लो तुम इसे। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो पवन होता है वो कहने लगता है कि आप भी खाइए, मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे को खा लेने दो और इसे जब दोबारा भूख लगेगी तो दोबारा खिला दूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी जो पवन होता है वह समझ जाता है कि बात कुछ गहरी है और उसके बाद उसे बात करने लगता है। कहता है कि आखिर बात क्या है और आप इतनी परेशान क्यों हो? तो उसके बाद जो महिला होती है वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वह कहता है कि देखिए मैं फौजी हूँ और मेरी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मुझे तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है और उसी तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो परेशानी है आपको। तो उसके बाद महिला एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और जो फौजी है पहले तो उसे चुप कराता है और चुप कराने के बाद उसे ब्रेड पकौड़े खिलाता है। कहता है कि पहले तो आप कुछ खा लो और उसके बाद बात करना। तो यहाँ पर महिला पहले ब्रेड पकौड़े खाती है और उसके बाद जब फौजी उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है तो वह रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता देती है कि किस किस तरह से उसकी ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा है। जब इसके पूरे संघर्ष को वो फौजी सुनता है तो उसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप क्यों ना मेरे साथ चलें। मेरे घर पर मेरे माता पिता रहा करते हैं और जब मैं फौज में रहा करता हूं तो उनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं होता है और तुम चलोगी तो उनकी देखरेख भी हो जाएगी और तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा। तुम्हें कभी भी पैसे कमाने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं जब देश की सेवा करता हूं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। अब इस बात को सुनकर वह पूछने लगती है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानती नहीं पहचानती नहीं और उसके बाद भी तुम मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। तो उसके बाद वह अपना एड्रेस बताता है कि मैं मथुरा के एक गांव का रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश में और वहां से मैं नौकरी किया करता हूं और मेरे माता पिता बार बार इस चीज़ को देखते हुए कि उनकी तबीयत खराब रहती है तो मुझसे कहा करते हैं कि बेटा शादी कर ले, लेकिन मेरा मन शादी का नहीं है। तो आपके लिए ये काम हो जाएगा कि मेरी शादी से बचाने के लिए आप मेरे माता पिता की देखभाल करोगी और मैं अपनी जिंदगी को आराम से जी सकूंगा। अगर आपको विश्वास हो तो आप मेरे साथ चलिए। तो उसके बाद महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं था और ऊपर से उसने उन्हें अपना अन्न भी खिलाया था, यानी कि नमक खिलाया था। तो नमक हरामी, वो नमक की वजह से वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीमा अपने बेटे के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और थोड़ी देर में जब ट्रेन आती है तो उस ट्रेन के अंदर वह उसे बिठा लेता है। अब वहाँ पर वह उसे बिठा तो लेता है और उसके बाद रास्ते में चलते हुए उन दोनों में और भी बातें होती हैं और बातों के दौरान वह उसे पूछती है कि आप कहाँ से आ रहे थे। तो वह कहता है कि मेरी यहाँ पर ड्यूटी थी और मुझे कुछ काम था यहाँ पर। उस काम को करके जैसे मैं लौटा तो अचानक से बारिश आ गई और बारिश की वजह से जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि आप अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं और इसी वजह से मैंने आपकी मदद की। उसके बाद वो बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उतरने के बाद जो लड़का होता है उसके साथ उसके लिए एक गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी जो उसके पिता ने भिजवाई थी ताकि बच्चे को आने में कोई परेशानी ना हो सके। और जैसे ही उस गाड़ी में जो गाड़ी वाला होता है उन्हें लेने के लिए आता है तो पहले तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि वो गाँव का ही व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह उससे कुछ बात नहीं कर पाता है और इस महिला के सामने तो बिल्कुल भी बात नहीं करता है। यहाँ से वो लोग सीधा अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का उस महिला को अपने साथ लेकर घर जाता है तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं बेटा ये लड़की कौन है।
तो उसके बाद जो बेटा पवन होता है वह सीमा की पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाता है। और जैसे ही माता पिता इस कहानी को सुनते हैं तो एकदम से उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वो भी यही कहते हैं कि बेटी कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम्हारा मन करे, जब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हारा जीवन भी यहाँ पर व्यतीत हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर तो दे ही सकते हैं। जबकि इतने बड़े शहर में किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी दोस्तों। उसके बाद जो सीमा होती है वह वहाँ पर रहने लगती है, लेकिन जैसा कि फौजी ने कहा था कि माता पिता की देखरेख करनी है, तो वहाँ पर जब वह छुट्टी रहता है तो जो लड़की होती है सीमा, वह उसके माता पिता की इस कदर देखरेख करती है कि माता पिता मन ही मन उसे बहू के रूप में एक्सेप्ट कर चुके थे। इधर जो उनका बच्चा होता है उसका सीमा का 3 साल का, उस बच्चे को भी वह इधर उधर खिलाया करते। जो पिता होता है वह दादा की तरह उसे दुकान ले जाया करता, उसे कुछ खाने के लिए लेकर आया करता। तो उनमें इतना घुल मिल जाते हैं कि ये 1 महीना जैसे ही कंप्लीट होता है छुट्टी का, तो उसके बाद जब बच्चे का जाने का टाइम आ जाता है तो यहाँ पर एक दिन पिता अपने बेटे को अपने साथ लेकर बाहर टहलने के लिए निकलता है। अब जैसे वो टहलने के लिए निकलता है तो यहाँ पर वह उससे पूछने लगता है कि बेटा, ये जो लड़की तुम लेकर आए हो बेचारी अभागी है, इसका पति तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके बाद घर वालों ने इसे ताने मार मार कर निकाल दिया और घर पर ये जा नहीं सकती, देखो ना कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो बेटा है वो कहता है कि हाँ पिताजी, बहुत ही परेशान है बेचारी और मुझे तो बहुत बुरा लगा, मेरे बस की ही नहीं है, न जाने मैं इसकी कितनी मदद कर देता। तो यहाँ पर जो पिता है वो कहता है कि अब भी कर सकता है तू। तो पूछने लगता है कि कैसे पिताजी, मैं अब भी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पिता होता है वह बताता है कि बेटा, अगर तू इससे शादी कर लेगा तो ये घर की बहू बन जाएगी और जो इसके जितने भी कष्ट है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और वैसे भी गांव वाले बातें बनाने लगे हैं कि जवान महिला को घर में रख रखा है, न जाने किस तरह का नाता है इनके लड़के का, और इन बातों से जो तुम्हारी शादी होती शायद वो भी नहीं हो पाएगी। या तो ऐसा कर, इस लड़की को घर से निकाल दे या फिर तू इससे शादी कर ले। अब जब ये 2 ऑप्शन लड़के के सामने रख दिए गए थे तो उसके बाद लड़का भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती का वह भी मुरीद हो चुका था। क्योंकि घर के अंदर जब वो अच्छी तरह से नहा धोकर काम धंधा इधर उधर किया करती है और वह उसके लिए कोई सामान लाया करता है तो उसे पहनकर अच्छी तरह से घर में रहा करती है, तो वह भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि महिला समझेगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरी मजबूरी का ये भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी देखो, शादी करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके मन की बात भी तो पता चलनी चाहिए। तो पिता जो होता है वो कहता है कि इसकी चिंता तू मत कर, मैं तुम्हारी माँ से बोलकर इसके मन की बात जान लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर ऐसा ही होता है दोस्तों, जो पिता होता है वह अपनी पत्नी से कहता है, और यहाँ पर जो पवन की माँ होती है वह उस लड़की से दिन के समय में जब उसके पैर दबा रही थी तो उससे बात करने लगती है। कहती कि बेटी क्यों ना तू दूसरी शादी कर ले। तो उसके बाद जो माँ लड़की होती है सीमा, वो कहने लगती है कि आंटी दूसरी शादी तो मैं कर लेती माँ जी, लेकिन कौन मुझे अपनाएगा, और मेरे बच्चे के साथ तो मुझे कोई अपनाएगा ही नहीं, और इस बच्चे को कहाँ छोड़ूंगी। इसके जो दादा दादी हैं वो भी इसे रखने के लिए तैयार नहीं है, और इसके नाना नानी तो हैं ही नहीं, मेरे भैया और भाभी थे, मामा मामी, और वो भी इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। मैं क्या करूँगी दूसरी शादी करके, ऐसे ठीक है आप लोगों का सहारा रहेगा तो जिंदगी ऐसी व्यतीत हो जाएगी। यानी कि उसका मन तो था शादी करने का, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत उसके सामने आ रही थी बच्चे की। तब यहाँ पर वह कहने लगती है कि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे बच्चे की परवरिश का जिम्मेवारी ले ले और साथ में तुम्हें भी अच्छी तरह से रखे, तो क्या तुम उससे शादी करोगे। इस बात को सुनकर वो कहने लगती है कि माँ जी, अगर ऐसा कोई मिलता है तो बिल्कुल से मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहूँगी, मैं उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगी, चाहे वो मुझे कैसे भी रखे। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो उसे पता चल जाता है, और उसके बाद वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम हमारे बेटे पवन से शादी कर लो। इस बात को सुनकर वह उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि माँ जी आप ये क्या कह रही हो, उनका तो मन ही नहीं है शादी का। लेकिन तभी वह अपने पति की गई सारी बात बताती है, और उसके बाद जो सीमा होती है वह भी पवन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। एक निश्चित दिन देखकर दोनों की गाँव में धूमधाम से शादी करा दी जाती है, और शादी होने के बाद आज भी पवन और सीमा एक साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। 2023 के फरवरी में इन दोनों की शादी हुई थी। वो लोग खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं, उन्होंने उसी बच्चे को पालने का फैसला किया है, उसके अलावा कोई और बच्चा वो पैदा करना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।